अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैजान अहमद भट्ट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, भारत और नेपाल में शदीद ज़लज़ले के झटके। नेपाल में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद दिल्ली में भी ज़लज़ले के ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल बताया है, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत दीगर शुमाली इलाकों में महसूस किए गए। खौफ के बायस शहरी घरों से निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी भारत में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था। तुर्की में ज़लज़ले से कबल पेश गोई करने वाले डच साइंसदान ने पाकिस्तान में भी ज़लज़ले का खदशा ज़ाहिर कर दिया। सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ में चमन फॉल्ट लाइन खतरनाक ज़लज़ले से लर्ज़ उठेगी। मसाइल में घिरे पाकिस्तान पर हौलनाक ज़लज़ले का खतरा मंडलाने लगा। डच साइंसदान फ्रैंक होगर बेट्स ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज में ज़लज़ले की पेशगोई कर दी। सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के मुताबिक बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज लर्जिश रिकॉर्ड की गई है, जिस वजह से बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज में 6 या इससे ज्यादा शिद्दत का ताकतवर ज़लज़ला आ सकता है। क्या साइंसदान ने इतनी तरक्की कर ली है कि ज़लज़ले की पेशगोई की जा सके? जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर दीन मोहम्मद काकड़ के मुताबिक आज तक इस तरह का कोई पैमाना दरियाफ्त नहीं हुआ जो ज़लज़ले की पेशगोई कर सके। ये शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन जो है इस वक्त तक साइंस इस हद तक नहीं पहुंची कि वो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन करें कि 48 घंटों में या 24 घंटों में ज़लज़ले के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने इसी मौक़िफ़ की तायद की। डीसी महकमा मौसमियात नजीब अहमद के मुताबिक ज़लज़ले की पेशगोई नहीं, मॉनिटरिंग की जा सकती है। ऐसी कोई भी प्रेडिक्शन जो है ना वो नहीं है। हाँ, इसको मॉनिटरिंग की जा सकती है और मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास बलूचिस्तान में 8 से 9 स्टेशन हैं जो डिफरेंट सिटीज में लगे हुए हैं। उधर कमिश्नर क्वेटा हमजा शफाकत ने मामले पर सोशल मीडिया बयान में वाज़िया किया कि जिला इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। SSGC की जानिब से वाज़िया करदा इलाका सिर्फ एक तखमीना है, जबकि दुरुस्त मकामात के तयन का फिलहाल कोई काबिल एतमाद तरीका नहीं है। रवां साल डच साइंसदान ने तुर्किया में भी ज़लज़ले की पेशगोई की थी, जो 3 रोज बाद ही सच साबित हुई। अब ये आपको बताएं कि मार्शल लॉ लगेगा तो सब हथियार फेंक देते हैं। पार्लियामान के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी आपको भारत और नेपाल में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से अपडेट करते हैं। नेपाल में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद दिल्ली में भी ज़लज़ले के ज़बरदस्त झटके महसूस किए गए। भारत के नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल बताया है, जिसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के झटके दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत दीगर शुमाली इलाकों में महसूस किए गए। खौफ के बायस शहरी घरों से निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ भी भारत में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ ज़लज़ला आना और आज भी ज़लज़ला आना, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर दीनुद्दीन काकड़, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डच साइंसदान ने एक तरीक़ाकार निकाला, जिसके बाद उन्होंने पहले तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले की प्रेडिक्शंस की। उसके बाद उन्होंने हमारे एशिया के ख़ित्ते में जो है वो 48 घंटों में ज़लज़ले आने की प्रेडिक्शंस की हैं। नेपाल में आज ज़लज़ला आया, इंडिया में ज़लज़ला आया और पाकिस्तान में भी पेशगोइयाँ की जा रही हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये मुमकिन है कि किसी तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सके? देखें, ये जो बंदा है डच साइंटिस्ट, इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ों को वो मॉनिटर कर रहा होता है और शुरू में 2014 में वो तमाम ज़लज़लों के जो बड़े बड़े ज़लज़ले हुए हैं उनको ले करके और उसके साथ उन्होंने फिर जो प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, जुपिटर है, अर्थ है, मून है और सन है, इन सब को मुख्तलिफ एंगल से देखने की कोशिश की। तो उन्होंने कुछ तजर्बात किए, उससे उनको कुछ कामयाबी मिली है, मगर ग्राउंड के ऊपर या स्पेस टेक्नोलॉजी इस वक्त इतनी एडवांस नहीं गई है। ये सिर्फ इस एक बंदे के लिमिट में चीज़ें हैं। कभी वो बोल लेता है, कभी जब ज़लज़ला आ जाता है तो पता चल जाता है, जब ज़लज़ला नहीं आता है तो किसी को पता नहीं होता है उसकी पेशेंगोइयों का। तो बाज़ औक़ात वो सही निकल आता है, क्योंकि ज़मीन जो है वो डायनेमिक चीज़ है। इसके ऊपर थ्रू आउट 24 आवर्स इसमें छोटे बड़े ज़लज़ले आते रहते हैं। अब उसने चमन फॉल्ट के बारे में बात की थी। चमन फॉल्ट के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया है पिछले 10 सालों से, इस पर मेरी रिसर्च भी है। हमने भी मशीनें लगाई हुई हैं, ग्राउंड पर उसको मॉनिटर कर रहे हैं।
तो उसमें मोमेंट तो है, फॉल्ट एक्टिव है और हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स भी आई हुए हैं, ये इंडिकेटर्स तो है। मगर ये कि इतने शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शन अगर 100 में 1-2 निकल आए तो इसको हम प्रिडिक्शन तो नहीं कह सकते हैं जी, क्योंकि बाकी कितने मिस कर गए हैं वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंचती, हम सिर्फ जी उनको रिकॉर्ड कर लेते ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज जो है वो इस तरह की चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं। प्रोफेसर साहब ये बताएगा, अर्थ कोर जो है वो हॉटर होती जा रही है, गर्म होती जा रही है, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये तमाम तर जो कुदरती आफात हैं पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। कहीं जो है वो बर्फ़बारी होना जहाँ पर बर्फ़बारी कभी नहीं हुई, कभी जो है सैलाब का आ जाना, और अब इन जलजलों को जो है वो मुसलसल, कल भी इंडिया में 5.2 रिकॉर्ड किया गया, आज भी 6.2, और आगे भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज का जो फैक्टर है वो कितना मैटर करता है, अर्थ की जो लिंकेज है वो पानी की हो, चाहे सोसाइटी के जो आइसबर्ग्स हैं उनकी हो। अच्छा, इसमें ये ना कि ये जो अर्थ क्विक्स है ये मख्फी कुव्वत है, ये ज़मीन के अंदर पोशीदा होती है। ये इस तरह नहीं है कि स्पेस के ऊपर आप सैटेलाइट्स को घुमा रहे हो और उसमें आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि बारिशें यहाँ पर इतनी बारिश होगी और 2 दिन के बाद या हफ्ते के बाद, तो वो सरफेस पे तो आप देख सकते हो, मगर इनसाइड द अर्थ ये बड़ा मुश्किल है कहना कि नीचे जो है जमीन के अंदर अर्थक्वेक आ जाएगी। तो स्पेस की जो एनवायरनमेंट है वो अर्थक्वेक के हवाले से जो ज़ेर ज़मीन कुव्वत है उसके साथ उसका ताल्लुक नहीं बनता, तो इसलिए इसको अलग रखेंगे कि जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है वो ऊपर है, एटमॉस्फेयर में है, और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स के जरिए इसको मॉनिटर किया जा सकता है। जबकि अर्थक्वेक जो है वो पोशीदा और मख्फी कुव्वत है, उसको बाकायदा 10 साल 15 साल तक जब आप किसी फॉल्ट के ऊपर डेटा लेते हैं तो फिर आप कुछ कहने के काबिल हो जाते हैं। जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर दीनुद्दीन काकड़ इस हवाले से तज्जिया दे रहे थे कि डच साइंसदान ने जो एक पेशन गोई की है पाकिस्तान के हवाले से, और गुज़िश्ता कई महीनों से जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इस पर अर्थ पर क्या असर पड़ रहा है और किस तरह से ये प्रेडिक्ट किया जाता है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मार्शल लॉ लगे तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आता है। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। मजीद कहा, फर्द वाहिद वाले फौजी आमर होते हैं या कोई और डिक्टेटर। सिर्फ चीफ जस्टिस के फ़ायदे की नहीं, अवाम के फ़ायदे की बात करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ की तारीख को भूलना नहीं चाहिए। हमें पार्लियामेंट की कदर करनी चाहिए। सब सिर्फ पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं, ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। मार्शल लॉ लगेगा तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। क्या आप अगले मार्शल लॉ का दरवाज़ा हमसे खुलवाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स। मजीद कहा कि फर्द वाहिद वाले फौजी आमर होते हैं या कोई डिक्टेटर। सिर्फ चीफ जस्टिस के फ़ायदे की नहीं, अवाम के फ़ायदे की बात करनी चाहिए। अगर 17 जजेस या फुल कोर्ट भी इतनी बड़ी गलतियां करने लगे तो फिर राइट ऑफ अपील होने ही नहीं चाहिए। एक तो जवाब ये हो सकता है। दूसरी बात है कि हम वी कैन इमीडिएटली दैट इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई नेचुरली अपील नहीं है। अगर जो आपने हमें 2 केसेस दिए, हवाला दिए यूसुफ रजा गिलानी वाला, तो पहले बेंच थी 7 की, दूसरी बेंच बनी 8 की। तो इफेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट ने वही काम किया जो ये कानून करता है, इससे ज़्यादा तो नहीं किया। कानून भी यही कह रहा है कि राइट ऑफ अपील, तो ये मफरूज़ा पहले हम खड़ा करें, राइट ऑफ अपील किधर जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, ख़त्म, घर जाओ। अगर हमने सब फुल कोर्ट ने कर दिया या इस मिक़दार जजेस ने कर दिया कि वो अपील नहीं होगे, इसीलिए हम बहुत एहतियात से काम करते हैं कि ऐसे केस में तो राइट ऑफ अपील का सवाल नहीं पैदा होता। ये तो एकेडमिक एक्सरसाइज है हमारे इख्तियार की। मगर जहाँ आप कोई अपना कोई केस लाएं, फॉर इंस्टेंस आप अपनी पार्टी का, अगर हमने फुल कोर्ट बिठा दी तो बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? तो वो हम किसी की राइट ऑफ अपील तो है ही नहीं। तो पहली बात तो पार्लियामेंट ने दी है, तो अब कहना कि 99% दे दी तो 1% बच गया तो इसलिए बेकार हो गया, इसलिए खराब है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपका आर्ग्यूमेंट फंडामेंटली फ्लॉड है। आप मेरी बात समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट ये मेरा आर्ग्यूमेंट है ही नहीं ना जी। मैं ये कर रहा हूँ, मैं फुल कोर्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ।
میں فل کورٹ میں ٹھیک ہے, فل کورٹ آپ بیٹھ کے فیصلہ کر دیں, اس کے اوپر کوئی اس کا فائدہ کچھ نہیں. سر میں ایک کمپٹنس کا ایشو پہلے حل کر لیں. میں ایک بیکاز کراس دا کمپٹنس دین وی گیٹ انٹو دس کوسچن. میں تو جی اب سوال آ رہے ہیں تو جواب تو دے دیں. اس کا فائدہ تب ہوگا نا. میں ایک اس کا میرا ایک اور فنڈامنٹل ایشو ہے جو میں کہہ رہا ہوں. آپ بتائیں. This law, your lordships uphold this law, for let's assume for the sake, then the right of appeal is there. Then in every case under 184(3) you have to make provision for leave nine judges out so that they can hear an appeal. Therefore the maximum strength of the bench can always be 8 or not more. What will happen in that case to judgments that your lordships have delivered by 11 member, 12 No member, appeal. 13 member benches? No appeal. Can you never overrule those judgments then? Overrule is different. دیکھیں اب آپ فرق میں آ گئے. تو کسی My اور lord, that's- وہ اگر ہم that's کسی a اور کیس میں curtailment بیٹھ of کر your- that's a curtailment of your judicial power is what I'm Overrule to arguing. Right کسی of اور appeal case is a different thing, and right of interpretation and learning from mistakes or becoming wiser is altogether My different lord, thing. allow me to articulate my point. My point is that if you are stuck with a maximum 8 or 9 judges in a bench, you can't create a bench larger than 9 in under any circumstances, then you can never overrule larger bench judgments, and that's a آپ کو curtailment of your... گھبراہٹ کیوں ہو رہی ہے اگر رائٹ آف اپیل مل گئی؟ آپ ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ فائدے میں اس میں ہو کسی کیسز میں. ضرور. پھر آپ یہ دو ججمنٹس میں نے دی ہیں سر, ان کو بھی اووررول کر دیں, پروونس کو بھی آپ اپیل سے میں پوچھ رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو فائدہ یا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ نقصان کی بات نہیں, ہو رہا ہے تو بتا دیں. we are only, کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے, صرف the only concern is that parliament and my client today it's going through difficult time, but it can be in power again. It can be in power again. The history of Pakistan teaches us this. So even then I am under instructions to say that this is not something that the parliament should be allowed to do. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, I am under instructions to state, sorry, ہم یہ بالکل نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اس قسم کے کیسز میں you are not under any instructions. You appear to assist the court. ٹھیک ہے, I do that. ٹھیک ہے, تو your client can say stand on your head or whatever. I'm not concerned with that. This is not his rights or that party's rights that we're talking about, that you can give instructions. جب آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ کوئی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, تو پھر آپ یہ نہیں کہیں ساتھ ساتھ I'm under instructions to state. Sorry to say آپ ماتحت نہیں ہیں. You are an officer of this court first and foremost. And in this case the matter ends there, doesn't go beyond that. My lord, that goes, your lordship, when I first stood here on the last date, your lordship asked me a question, who are you with? And I said I'm supporting the petitioners, but with some caveats. That's all I'm saying. That all that I've said, the legal submissions I made are not in the instructions ka lafz na istemal kare. I'll take that. But the position is that Parliament should not have this power because it may not be used in a benign manner tomorrow. That's the only concern. In other words, we will not use it properly, the right of appeal. No, not your lordship, not you. Who is to stop Parliament from... کل آئے گا وہ والا لاء, پھر آپ دیکھ لیں گے. ہم نے کوئی بلینکٹ اتھارٹی کو نہیں دے رہے ہیں. اس کورٹ پہ اسی کمرے میں فزیکل اٹیکس بھی ہوئے ہیں. پارلیمنٹ میں جو ہوتا رہا, سوری پلیز فوکس, یہ باتیں نہ کریں نا. اس کے لیے آپ پارلیمنٹ, اسی لیے یہ فائر وال کریٹ کی گئی ہے اگینسٹ ٹو پروٹیکٹ دی جوڈیشری. دیٹس آل آئی ایم سیئنگ. پارلیمنٹ اپنے ڈومین میں رہ کے ہزار چیزیں کرے. ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں پارلیمان کو بھی. ضرور کریں. میں آئی ایم آل فار اٹ. اسی لیے تو میں نے آپ کو انٹری 55 میں سے ایک رستہ دینے کی کوشش کی ہے, which goes against what the case law of this court says. Under the constitutional scheme, each organ of the state has been provided power to make its own rules. The judiciary doesn't make the rules of the parliament. The judiciary doesn't make the rules of the executive. The judiciary makes its own rules. Yes, right? Only those rules made by the executive or other organs which are in conflict with the constitution can be looked at by us, and if we find they conflict with the constitution, they have to be struck down. So those three firewalls have been intentionally, deliberately created by the Constitution, and the interest of every citizen of the state is that they remain intact. Absolutely, my lord. Number two, substantive right hai, right of appeal. My question is, how can a procedural law, even if it is not ultra-vires,
निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़र सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला किया गया है। गैर कानूनी अफगान महाजरीन शहरियों को मुमकिना डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस जाना होगा। डेडलाइन ख़त्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर जायदादें कर्क कर दी जाएंगी। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए मजीद इक़दाम का फैसला भी किया गया है। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने दहशत गर्दी से निपटने के अज़म का इजहार किया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मजीद के नमूर पर बातचीत हुई। नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात वो बताएंगे। जी तारिक, ये बताएगा इजलास में मजीद के नमूर पर बातचीत की गई है। सिविल और अस्करी क़यादत भी इस इजलास में मौजूद थी, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर कर रहे थे। जी बिल्कुल, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब और आर्मी चीफ की मुलाकात जो है एपेक्स कमेटी की इजलास से पहले 1-to-1 मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने तय कर दिया था। बाद में इजलास की जो कार्रवाई हुई है ये पहले सिविल और अस्करी क़यादत दरमियान तय पाई गई थी। नंबर 1 ये होगा, सबसे पहले उन्होंने कहा दहशत गर्दी को निपटने के लिए इसका कोई सख्त इक़दाम करेंगे। उनकी मफाद आर्मी चीफ साहब ने खिताब किया है। खिताब में बड़ा उन्होंने वाज़ेह तौर पर 2 टोक पैगाम दिया है, हमसाया ममालिक को भी दिया है और दूसरे जो मुल्क दुश्मन लोगों को पैगाम दिया है कि इस पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा, अफगानियों को अब मुल्क बदल किया जाएगा। उसके लिए जो है कोई भी गैर मुल्की बाशिंदा जहाँ गैर कानूनी मुक़ीम है उनके लिए एक डेडलाइन दी जाएगी। अभी डेडलाइन का फैसला नहीं हुआ। जब डेडलाइन दे दी जाएगी उस मुतलका डेट के अंदर इन लोगों को मुल्क छोड़ना होगा। ना छोड़ने वालों की जायदादें भी जब्त होगी, मकान खाली कराए दिए जाएंगे, उनके कारोबार जब्त किए जाएंगे। तो बड़ा अहम और सख्त बड़े फैसले किए गए हैं अफगान महाजिरीन को वापस भेजने के साथ साथ। और इसके फॉलो अप के तौर पर आर्मी चीफ ने बड़े अज़म का इज़हार किया है कि मुल्क में अमन और अमान कायम करना है, दहशत गर्दी खत्म करनी है। और फॉलो अप के तौर पर कल जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट इजलास बुला लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी लाने का भी जायजा लिया जाएगा। अब तक की मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। डॉलर को स्मगलिंग से रोकने के लिए भी जायजा लिया जाएगा। आज के इजलास में ये बड़े अहम फैसले हुए हैं। अफगान बॉर्डर को मजीद उसके ऊपर सख्ती की जाएगी और स्मगलिंग रोकी जाएगी। अंदोजों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई होगी। इस पे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होगी किसी के साथ कोई। बाज बड़े बिजनेसमैन जो पॉलिटिकल पार्टियों के फ्रंटमैन हैं या उनको फंडिंग करते हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा। ये बड़ा अहम आज फैसला हुआ है। तो पॉलिटिकल लोगों के जो फ्रंटमैन हैं उनके भी चेक किए जाएंगे, उनके साथ उनकी इनकम, उनके रिटर्न और ये सब चीजें ठीक की जाएंगी। और इसका वैसे मकसद जो है मुल्क में अमन और अमान कायम करके बाहर से सरमायाकारी लाना है और मुल्क की मईशत को ठीक करना है। तारिक साहब ये बताइएगा, जो अभी फैसले किए गए हैं और जो हालिया लहर है दहशतगर्दी की मुल्क में, उससे निपटने के लिए क्या लाहेमल अपनाया जाएगा? बिल्कुल, इसके ऊपर एक तो ब्रीफिंग दी है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के खुफिया इदारों की जो आला हुकाम ने उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि हमसाया ममालिक का कितना किरदार है और उसका बलूचिस्तान का खास तौर पर डिस्कस किया गया है, बलूचिस्तान के ऊपर और बलूचिस्तान में मसरूम वाक़े के ऊपर। और उन्होंने ये भी ब्रीफिंग बताया गया कि इसमें गैर मुल्की हाथ मुलविस होने का बिल्कुल वाज़ेह इम्कान है। इस बात की भी तहकीकात की जाएगी और इस ज़मन में इसकी रोशनी में मज़ीद जो है इजलास का अहवाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया तारिक अजीज। बाप ही कातिल निकला। लाहौर में दिल दहला देने वाला वाकया। कहना के नवाही इलाके पंजो गांव में 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। पुलिस के मुताबिक बच्चों का बाप ही कातिल निकला। जहनी तौर पर बीमार वालिद ने बच्चों को लिलियानी नहर में फेंक कर अगवा का ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस लाशें तलाश करने में मसरूफ है। नहर में फेंके गए बच्चों में 12 साल उमर, 9 साल समिया, 5 साल नबीहा और 2 साल आयशा शामिल हैं। ज़ेर हिरासत संगल बाप ने एतराफ़ जुर्म भी कर दिया है। वालिद अज़ीम 2 रोज़ कबल बच्चों को मोटरसाइकिल पर घर से लेकर गया था। नवाज शरीफ से ज्यादतियों को भूलेंगे नहीं, कोई गलत फहमी में ना रहे, वक्त आने पर मामलात सेटल करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मामलात तय पाने का तासुर बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की तैयारी मुकम्मल कर ली। नून लीग खलाई मखलूक के इशारों पर यकीन नहीं रखती। नून लीग के नए बयानिए का मरकजी पहलू सिर्फ पाकिस्तान होगा। बिलावल भुट्टो से मुतालिक सवाल के जवाब में लीगी रहनुमा ने कहा पीपल्स पार्टी तनकीद से हमारे मुखालिफ वोटर्स की तवज्जो हासिल करना चाहती है। हमारे बयानिए का महवर जो है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अवाम है। मुल्क जिस बहरानी कैफियत में है उस ज़रूरत के पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो उनकी जमात है हमारे हम सब के मुतालबे के ऊपर जो है वो वापस आ रहे हैं। ना वो किसी डील से गए थे और ना ही वो कभी
किसी डील के तहत वापस आए हैं। ऐसे रिलीफ जो है वो 20 लोगों को इससे पहले मिले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है बगैर किसी इशारे और किसी गारंटी के कि ये रिलीफ जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को मिलेगी। पीपल्स पार्टी ने हमारा मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना है, तो वो अगर हमारे साथ इस किस्म की गुफ्तगू नहीं करेगी, हमारे खिलाफ बातें नहीं करेंगे, तो फिर वो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ अब भी गैर मुल्की इदारों से ममनुआ फंडिंग ले रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक्शन लिया जाए, चेयरमैन PTI को पार्टी ओहदे से हटाया जाए। शहरी खालिद महमूद ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। PTI सरबराह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 10 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। फैशन के हवाले से आपको अपडेट करें। दरिया के किनारे लहलहाती हसीनाओं के नज़ारे। पेरिस फैशन वीक में मौसम गर्मा की मुनासबत से डिज़ाइनर्स ने नित नए मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। मॉडल्स की कैट वॉक ने समा बांध दिया, देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें नियो न्यूज़।